गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। जब भी आप क्लासेस को देख रहे हैं, एक दिन डिले हो गया क्लास का, कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे, डोंट वरी। वॉल्यूम वन का लगभग पूरा तो ख़त्म हो ही जाना चाहिए। और वॉल्यूम थ्री का जो है उसमें तो कोई सेलेक्टेड पोर्शन ही है, हॉलेज और वाइंडिंग, तो उसको भी करा ही देंगे, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बाकी फिजिक्स का ही पोर्शन है। चलिए, तो हम लोग आपको आते हैं एक नया चैप्टर की और नए उत्साह के साथ। पहले एक बार देख लेते हैं सब सही है। एक मिनट, माइक सही है, AUX, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके। चलिए, तो आज का जो चैप्टर है वो है लॉन्गवाल, जो कि वॉल्यूम वन का चैप्टर नंबर 13 है। वॉल्यूम वन में चैप्टर नंबर 13 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और इस चैप्टर में आपको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने लायक है। वॉल्यूम वन का चैप्टर नंबर 13, लॉन्गवाल माइनिंग। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर ये चैप्टर मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ, ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा तो मैं 99.99% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत कुछ नया सीखेंगे, अगर आप डीजे देशमुख पहले नहीं पढ़े हैं तो। क्योंकि लॉन्गवाल माइनिंग में सिर्फ वही नहीं है जो हम लोग समझते हैं, और भी बहुत सारा ऐसा ऐसा चीज़ है, अचंभित कर देने वाला चीज़ है, जो आप पहली बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, और जो पहले से पढ़ चुके हैं उनको हल्का फुल्का आइडिया होगा। आज हम लोग उसको पूरा डिटेल में समझ लेंगे। और लॉन्गवाल माइनिंग जब आप चैप्टर पढ़िएगा तो इसमें बहुत सारा लेआउट दिया हुआ है, तो मैं पहले ही बता दिया हूँ आपको, लेआउट आपको समझना है। और जो ऑफिशियल डाटा होता है कि हाँ इसका स्टेपल का लंबाई इतना है, ये है, वो है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, बाकी आपको खाली समझना है। तो समझना है लॉन्गवाल माइनिंग को। रटने वाला चीज़ इसमें बहुत कम है, लेकिन समझने वाला चीज़ बहुत ज़्यादा है, और एक बार अगर आप उसको समझ में नहीं आएगा तो पूरा कॉन्सेप्ट गुड़ गोबर हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉन्गवाल माइनिंग को। तो डीजे देशमुख का एक एक लाइन को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड, पहले मैं देख लेता हूँ। तो लॉन्गवाल माइनिंग होता क्या है हम लोग समझते हैं। जैसे कि नाम में ही पता है, लॉन्ग प्लस वाल। लॉन्ग का मतलब होता है लंबा, वाल का मतलब होता है दीवार। तो लंबा दीवार का जब हम माइनिंग करते हैं तो उसे लॉन्गवाल माइनिंग कहते हैं। चाहे हम लंबा दीवार का माइनिंग मशीन लगा के करें, चाहे हम लॉन्गवाल दीवार का माइनिंग सीयरर लगा के करें, चाहे हम लॉन्गवाल दीवार का माइनिंग कट करके, ड्रिल करके, ब्लास्ट करके करें। ये कट करके, ड्रिल करके, ब्लास्ट करके, ये शब्द सुन के आपको थोड़ा पता लग रहा होगा कि अरे क्या बकवास है यार, लॉन्गवाल में मशीन लगा रहता है, मशीन कोयला काटता है। जी नहीं, लॉन्गवाल में सिर्फ मशीन नहीं लगा होता है। और लॉन्गवाल हम लोग उसको नहीं कहेंगे जिसमें खाली मशीन लगा हुआ है, उसको हम लोग कहेंगे लॉन्गवाल माइनिंग विथ सीयर टेक्नोलॉजी, विथ ड्रम टेक्नोलॉजी। अलग अलग नाम है उसका, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक, वो सब कुछ समझाएंगे आपको। तो पहले दिमाग में ये चीज़ तो निकाल दीजिए कि अगर ऐसा मशीन से माइनिंग करेंगे तभी लॉन्गवाल कहेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। और ऐसा पावर सपोर्ट लगाएंगे तभी लॉन्गवाल करेंगे, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं, ये बात एकदम फैक्ट है, लेकिन इसी को कहेंगे ये सही नहीं है। उसका एक अलग मैकेनाइज्ड टाइप है, मशीन वाला है, जो सीयरर वाला है, जिसमें कॉल प्लग वाला है। कॉल प्लग क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे। बहुत अलग अलग टेक्नोलॉजी है लॉन्गवाल में, जो आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा ही मजा आने वाला है, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। तो लॉन्ग वाल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग माने लंबा, दीवाल, लंबा दीवाल का जब माइनिंग करते हैं तो उसे कहते हैं लॉन्ग वाल। लॉन्ग वाल में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है, आज तक का रिकॉर्ड है कि लगभग हर एग्जाम में पूछा गया है, लॉन्ग वाल का फेस का लंबाई कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, 60 से लेकर के 200 मीटर, 60 से लेकर के 200 मीटर लॉन्ग वाल फेस का लंबाई होता है। इसका एग्जैक्ट आंसर यही है, 60 से लेकर के लॉन्ग 200 मीटर तक फेस का लंबाई होता है। अब आप सोचिए, फेस कितना लंबा है। जनरली अगर आप बोर्ड एंड पिलर मेथड चला रहे हैं तो जो गैलरी का चौड़ाई है उतना ही बड़ा फेस होगा। मान के चलते 4.8 मीटर फेस होगा, तो 4.8 मीटर कितना चौड़ा है उसको हम ड्रिल लास्ट किया है। और यहाँ हम फेस का चौड़ाई बता रहे हैं कितना, 60 से लेकर के 200 मीटर। कहाँ 4.8 मीटर, कहाँ 60 से 200 मीटर। तो ये कितना लंबा फेस है, इसीलिए तो इसको लॉन्ग कहते हैं। और फेस चूंकि दीवार जैसा दिखता है, फेस इतना लंबा रहता है कि वो दीवार जैसा दिखता है, इसलिए उसको कहते हैं लॉन्ग वाल माइनिंग। ठीक है, देखिए लॉन्ग वाल माइनिंग, जैसे आप डिप्लोमा किए हैं, ठीक, डिप्लोमा किए हैं तो आपको एक बेसिक आइडिया मिला होगा माइनिंग का, हल्का फुल्का आइडिया। अगर आप बीटेक करते तो आप थोड़ा सा डिटेल में एक एक टेक्नोलॉजी को पढ़ते, एक एक मेथड को अच्छे से पढ़ चुके होते। और अगर जब आप एमटेक करने जाते ना, तो आप चूज करते कि आप एमटेक किस में करना चाहते हैं।
आप एमटेक बोर्डन पिलर में करना चाहते हैं, आप एमटेक ओसीबी में करना चाहते हैं, आप एमटेक लॉन्गवाल में करना चाहते हैं, आप एमटेक स्ट्रिप माइनिंग में करना चाहते हैं, ऐसे कर करके अलग अलग ब्रांच होता है एमटेक में, ठीक है। तो एमटेक वाले जो लॉन्गवाल किए हुए हैं वो इस बुक को लिखे हैं श्री डीजे देशमुख साहब, ठीक है। तो चलिए हम लोग लॉन्गवाल माइनिंग को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। अभी फिलहाल आप समझ गए सबसे बड़ा चीज़ लॉन्गवाल मतलब ऐसा नहीं कि खाली सीयर डालेंगे तभी लॉन्गवाल होगा, ब्लास्टिंग ड्रिलिंग करके भी हम कर सकते हैं, बस लंबा और दीवार होना चाहिए। फेस का साइड 60 से 200 मीटर रहेगा कोई भी, उसमें हम ड्रिलिंग करें, ब्लास्टिंग करें, मशीन लगाएं, कोल प्लगर लगाएं, ऐसा चेन वाला सिस्टम लगा दे जो पूरा पूरी रिंग रिंग के काटता है। ये सब का सब लॉन्गवाल का अलग अलग पद्धति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे लॉन्गवाल में हम लोग क्या बोलते हैं, जनरली पावर सपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। पावर सपोर्ट क्या होता है, देखिए ये जो बड़ा बड़ा ट्यूब जैसा आपको दिख रहा है, ये ट्यूब है, ये ट्यूब, ये सब जो ट्यूब जैसा दिख रहा है, इस ट्यूब के ऊपर में एक बेसिकली इस टाइप का होता है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोलिक सिलेंडर है ना, हाइड्रोलिक सिलेंडर इस पर प्रेशर देता है तो ये छत को संभाल के रखता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पावर सपोर्ट। इसका कैपेसिटी कितना होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, याद रखिएगा। 300 टन से लेकर के 800 टन। हम तो बोलते हैं जब मेरा क्लास कीजिएगा तो कॉपी लेके बैठिएगा, कहाँ से पॉइंट आता है आपको खुद नहीं पता रहता है ना। पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारा पॉइंट दिमाग में आता है तो बताते जाते नोट करते जाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। 300 से लेकर के 800 टन, 300 से लेकर के कितना, 800 टन, 300 से 800 टन कैपेसिटी होता है किसका सर, ये जो पावर सपोर्ट होता है इसका, पावर सपोर्ट का लॉन्गवाल में 300 से 800 टन कैपेसिटी होता है। और दूसरा चीज, पावर सपोर्ट से ज़्यादा वजन माइंस में कुछ नहीं उठा सकता है। यानी हम कोई भी सपोर्ट सिस्टम में चले जाए और सपोर्ट सिस्टम में हम कोई भी प्रॉप को उठा ले, प्रॉप को, कॉग को, चौक को, आर्क को, सपोर्ट को, कुछ भी उठा ले, गर्डर उठा ले, कुछ भी उठा ले, इतना वजन कोई नहीं उठाता है जितना पावर सपोर्ट उठाता है, ठीक है। चलिए, पावर सपोर्ट उठाता है इसका वजन। आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग आते हैं लॉन्ग वाल, पहले समझते हैं लॉन्ग वाल एडवांसिंग क्या होता है, लॉन्ग वाल रिट्रीटिंग क्या होता है। तो देखिए लॉन्ग वाल से रिलेटेड कुछ मेथड है जिसका हम यहाँ पे नाम लिखना चाहेंगे, पहले उसको खाली नाम याद रखिएगा। एक है लॉन्ग वाल एडवांसिंग, इसमें भी कुछ कुछ मेथड होते हैं, ठीक है, जो हम आपको बताएंगे सब मेथड। दूसरा है, एक मिनट में एक काम करता हूँ, मैं इस पेज को ले लेता हूँ और कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको आसानी हो। चलिए, ठीक, क्या क्या हम लिख रहे हैं, लॉन्ग मेथड, मेथड बता रहे हैं, ठीक है। लॉन्ग वाल एंड इट्स डेरिवेटिव, चाहे तो आप नोट कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लॉन्ग वाल एंड इट्स डेरिवेटिव, सबसे पहला होता है लॉन्ग वाल एडवांसिंग। एडवांसिंग क्या होता है हम समझाते हैं आपको। इसके बाद दूसरा होता है लॉन्ग वाल रिट्रेटिंग, ठीक है। लॉन्ग वाल रिट्रेटिंग, ये हो गया दूसरा मेथड। इसी से एक मिलता जुलता है जिसको हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन माइनिंग। हॉरिजॉन माइनिंग ये लॉन्ग वाल का तरीका नहीं है, ये लॉन्ग वाल का तरीका नहीं है बल्कि एक मेथड, बल्कि क्या है, एक मेथड है। लॉन्ग वाल का तरीका नहीं है बल्कि एक मेथड है जिससे आप लॉन्ग वाल फेस तक पहुंच सकते हो, उसके बाद फिर आप माइनिंग करते समझाएंगे। हॉरिजॉन को भी पहले हम समझा चुके फिर भी। इसके बाद एक लेवल माइनिंग। लेवल माइनिंग को हम लोग सेमी हॉरिजॉन माइनिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेमी हॉरिजॉन माइनिंग भी कहते हैं। इसके बाद एक जो लास्ट तरीका है जिसको हम लोग समझते हैं कि मेटल माइंस का है, देखिए मेटल माइंस में भी ये तरीका है, लेकिन लॉन्गवाल में भी एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं सब लेवल केविंग, ठीक है, जिसको हम लोग इंक्लाइंड स्लाइसिंग भी कहते हैं। स्लाइसिंग मेथड आपको थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो गया था प्रीवियस क्लास में, बोल दिया था कि मेटल का है, नहीं ऐसा नहीं, कोल का भी है, कोल में भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग वाल एडवांसिंग, लॉन्ग वाल रिट्रेटिंग, हॉरिजॉन माइनिंग, लेबल माइनिंग हो जिसको, जिसमें से सेमी हॉरिजॉन माइनिंग भी जिसको हम लोग कहते हैं। इसके बाद सब लेवल केविंग है ना। तो ये सब कुछ आपका तरीका है माइनिंग करने का, ठीक है। इसके बाद कुछ कुछ और भी तरीके हैं जो जो इसकी डेरिवेटिव में आते हैं। जैसे एक होता है साइक्लिक लॉन्ग वाल, साइक्लिक लॉन्ग वाल, अभी खाली नाम याद रखिए ना, एकदम एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। इसके बाद आता है नॉन साइक्लिक लॉन्ग वाल, नॉन साइक्लिक लॉन्ग वाल, ठीक है। इसके बाद एक कोल प्लॉन्ग वाला आता है। इसके बाद एक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग वाल विथ कोल प्लॉन्ग, कोल प्लग बोलते हैं इसको, PLOUGHS प्लग्स। अभी
ये जितना भी हम आपको नाम बताए हैं, ये नाम में बहुत सारे नाम आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है, इतना ही आपको पढ़ना है। इसके बाद हॉरिजन तो है ही, और रूम एंड पिलर मेथड, जी बिल्कुल। एक बार मैं देख लेता हूँ कुछ पॉइंट तो नहीं छूट रहा है मेरा, कोई पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। चलिए, इसके बाद एक आता है रूम एंड पिलर मेथड, जो इसी चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। हालांकि वो लॉन्ग वाल नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में हम आपको पढ़ाएंगे। बाकी और कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है, एक बार देख लेता हूँ मैं। सेमी होरिजन में बता चुका हूँ। थिक सिंक माइनिंग में मैं जब आपको पढ़ाऊंगा मल्टी सेक्शन और ये, तो उसमें बड़ा ही मज़ेदार मज़ेदार चीज़ बात, थिक सिंक वाला तो मज़ा ही आ जाएगा। ऐसे ऐसे चैप्टर है, ये सबको आदमी छोड़ क्यों देता है मुझे समझ में नहीं आता, ये तो समझना वाली बात है। चलिए देखो यार, एक बार मैं बताता हूँ आपको। लॉन्गवाल सिर्फ लॉन्गवाल नहीं है, इससे रिलेटेड कुछ कुछ मिलता जुलता टर्मिनोलॉजी है, मिलता जुलता तरीका है, मिलता जुलता मेथड है, जिसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जब आप लॉन्गवाल चैप्टर पढ़ेंगे तो सिर्फ लॉन्गवाल एडवांसिंग और रिट्रेटिंग तक ही सीमित नहीं रहिएगा। ज़्यादातर आदमी यही करता है, एलसी काको का किताब निकालेगा, ओब्रम हैंडबुक या एचपी सोनी का साहब का किताब निकालेगा, और वो उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेगा, सोचेगा मेरा तो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हैंडबुक है सर, मैं पहले बता दे रहा हूँ, वो हैंडबुक है। हैंडबुक का मतलब क्या होता है, मतलब हाथ में लेके आप उसको रिवाइज कर सकते हो, तो वो रिवीजन का एक तरीका। आप पहले पढ़े ही नहीं है तो रिवीजन कैसे कर लेंगे यार। एचपी सोनी साहब का जो किताब है, उस किताब का नाम पढ़िएगा, उसमें लिखा है दिग्दर्शिका। दिग्दर्शिका का मतलब होता है गाइडेंस, आपको गाइड किया गया, एक गाइड है वो। तो गाइड पढ़ के आप पूरा का पूरा नंबर उठा लीजिएगा, ये पॉसिबल नहीं है ना। तो वो सब सैंपल पेपर है, वो सब गाइड है, वो सब कुछ पॉइंट को निकाल के निचोड़ के रख लिखा गया है, ठीक है। लेकिन आपको डिटेल में तो भैया आप टेक्स्ट बुक में ही मिलेगा। तो लॉन्गवाल एडवांसिंग और रिट्रीटिंग तक ही सीमित नहीं रहिएगा। बहुत बड़ा चैप्टर है लॉन्गवाल, जिसमें आपको हॉरिजॉन माइनिंग भी पढ़ना होगा, लेवल माइनिंग पढ़ना होगा, सेमी हॉरिजॉन माइनिंग पढ़ना होगा, सब लेवल केविंग जिसको इंक्लाइड स्लैशिंग कहते हैं, इसको भी पढ़ना होगा। साइक्लिंग लॉन्गवाल क्या होता है, नॉन साइक्लिक लॉन्गवाल क्या होता है, लॉन्गवाल विद कोल प्लंग क्या होता है, रूमन पिलर मेथड क्या होता है, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में पढ़ना ही पड़ेगा। एक भी छोटेंगे तो नंबर छूट सकता है। लेकिन एक फायदा आपको यही है कि इन सब के बारे में, पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। बाकी सबको खाली याद रखना है कि ये तरीका होता कैसे, और हल्का फुल्का कुछ डाटा। इतना ही किताब में दिया है, और इतना ही में आपका काम आराम से हो जाएगा। एक बार नोट कर लीजिए ना इसको, अगर पॉज करके कर सकते हैं तो, है ना, आपके दिमाग में रहेगा। आप जब इसको एक बार देखेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा, आपके फायदे के लिए कह रहे हैं। चलिए अब मिटाते हैं इसको, और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको बहुत सारा मेथड के बारे में बताया। जब आप चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 13 को बुक में, तो आपको सबसे पहले जो हम आपको बताएं यही सब चीज़ लिखा हुआ मिलेगा, जो हम आपको भी कहानी सुनाए। इसके बाद लॉन्गवाल फेस का लंबाई मिलेगा, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 60 से लेकर के 200 मीटर लॉन्ग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग पूछा है, तो इसको एकदम चार्ट लीजिएगा। ये पूछेगा ही पूछेगा, ऐसा मान के चलिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक तरीका आता है पैक वाल माइनिंग। अभी इसमें एक तरीका आता है पैक वाल माइनिंग। अभी पैक वाल के बारे में हम बताए थे कि बताएंगे आपको इन फ्यूचर। तो पैक वाल को समझाएं उससे पहले हमको दो चीज़ समझाना पड़ेगा आपको, लॉन्ग वाल एडवांसिंग क्या होता है और लॉन्ग वाल रिट्रेटिंग क्या होता है। चलिए पहले इसको समझते हैं। पहले समझते हैं लॉन्ग वाल एडवांसिंग क्या होता है। तो लॉन्ग वाल एडवांसिंग हम जब करेंगे तो पहले हमको पता होगा कि शाफ्ट कहाँ है, यानी कि सरफेस से हमको कोल सिम, चूंकि लॉन्ग वाल एक अंडरग्राउंड मेथड है, तो धरती के नीचे माइनिंग होगा, तो कोल सिम तक तो हमको पहुंचना पड़ेगा ना भाई। तो कोल सिम तक पहुंचने के लिए कोई तो रास्ता होगा, इनक्लाइन होगा, शाफ्ट होगा, मतलब कुछ तो होगा। तो या तो मान के चले चलो शाफ्ट है, या तो हम मान के चले इनक्लाइन है, ठीक है। तो शाफ्ट का जो फेरी फेरी है, यानी जो भी शाफ्ट है या इनक्लाइन का एरिया है, उस इनक्लाइन से होते हुए कोयला काटते हुए आप जा रहे हैं। कोयला काटते 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 माइन बाउंड्री की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, माइन बाउंड्री की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसे कहेंगे लॉन्ग वाल एडवांसिंग। इसे क्या कहेंगे, लॉन्ग वाल एडवांसिंग कहेंगे। हमने क्या कहा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हमने कहा कि जो आपका शाफ्ट है या माइंस का इंट्रेंस है, इसको सिंपल भाषा में कह सकते हैं माइन इंट्रेंस है। तो माइंस का इंट्रेंस से कोयला काटते काटते माइन बाउंड्री की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उसे लॉन्ग वाल एडवांसिंग मेथड कहते हैं। लॉन्ग वाल तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, और माइंस का एंट्रेंस से कोयला काटते हुए लॉन्ग आपका माइन बाउंड्री की तरफ बढ़ रहा है, तो लॉन्ग वाल एडवांसिंग कहते हैं। बस इसी को उल्टा कर दीजिए तो लॉन्ग वाल रिट्रेटिंग हो जाएगा। अब उल्टा करिए तो माइन मन में बोलिए एक बार कि माइन का जो बाउंड्री है
उस बाउंड्री से कोयला काटते 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 कोयला काटते काटते माइन बाउंड्री से कोयला काटते 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 माइन एंट्रेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? लॉन्गवॉल रिट्रेटिंग कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? लॉन्गवॉल रिट्रेटिंग कहेंगे। फिर से रिपीट कर रहे हैं एक बार, इसको समझिएगा। ये आपका शाफ्ट है या माइन का कोई एंट्रेंस है। इस माइन एंट्रेंस से जब आप माइन बाउंड्री की तरफ कोयला काटते हुए आगे बढ़ते हैं तो उसे आप लॉन्गवॉल एडवांसिंग कहते हैं। और जब आप उल्टा आते हैं यानी लॉन्गवॉल पद्धति का इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन लॉन्ग माइन बाउंड्री से कोयला काटते 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 माइन एंट्रेंस की तरफ आ रहे हैं तो उसे लॉन्गवॉल रिट्रेटिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए अभी कुछ और भी टर्मिनोलॉजी है उसको समझ लीजिए, आगे काम आएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, मान के चलिए कि लॉन्गवॉल रिट्रेटिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लॉन्गवॉल TREATING रिट्रेटिंग। स्पेलिंग होता है ना TREAT, ट्रीट का मतलब होता है ट्रीट करना। ठीक है, इसी में आगे हम RE लगा देंगे तो हो जाएगा रिट्रीट, ING लगा देंगे तो रिट्रीटिंग। तो रिट्रीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं फिर से बताते हैं। जो माइन बाउंड्री है, माइन बाउंड्री से कोयला काटते हुए हम आगे आ रहे हैं, तो माइन बाउंड्री से कोयला काटते हुए हम किधर आ रहे हैं? शाफ्ट की तरफ आ रहे हैं। किधर आ रहे हैं? शाफ्ट की तरफ या माइंस के एंट्रेंस की तरफ, माइंस के एंट्रेंस की तरफ। तो जब हम लॉन्गवॉल रिट्रेटिंग करते हैं तो हमको रूप सपोर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। रूप सपोर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। कौनो जरूरत नहीं है रूप सपोर्ट करने का। हम माइन बाउंड्री से कोयला काटते काटते आगे आएंगे आगे आएंगे आगे आएंगे आगे आएंगे। अब पीछे का रूप गया तेलंडी में, हमको कोई मतलब नहीं। पीछे का धस जाए, गिर जाए, जमीन फट जाए, दरार आ जाए, हमको कोई मतलब नहीं। हम जमीन फाड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो लॉन्गवॉल रिट्रेटिंग मेथड हम कब इस्तेमाल करते हैं? आप एक बार दिमाग में जोर डालिएगा तो आप समझ जाइएगा। जब सरफेस का स्टार्टा में क्रैक आने से, सब्सिडेंस आने से हमको कोई खतरा नहीं हो, ऊपर का जमीन मेरा हो, मेरा खुद का जमीन हो, तभी हम लॉन्गवॉल रिट्रेटिंग कर सकते हैं। फिर अगर ऊपर में मान लीजिए घर है, द्वार है, दुकान है, 2-4 गो रोड है, रेलवे लाइन गया है, तो फिर हम कैसे माइनिंग करेंगे? ऊपर का जमीन में कुछ बस्ती बसा है या मेरा जमीन नहीं है जहां सब्सिडेंस आए तो हमको दिक्कत हो जाए, तो सब्सिडेंस से बचने के लिए हम लॉन्गवॉल एडवांसिंग करते हैं। क्या करते हैं? लॉन्गवॉल एडवांसिंग करते हैं। ठीक है, लॉन्गवॉल एडवांसिंग करते हैं। अभी क्वेश्चन यहाँ पे आएगा आपके दिमाग में, ऐसा क्वेश्चन जो हम आपके पहले लिख दे रहे हैं। इसको क्वेश्चन नंबर 1 डिक्लेयर करते हैं। आपको बताना है 1 का क्या होगा फटाफट, ज्यादा टाइम तो लगता नहीं यार। सब्सिडेंस से बचने के लिए इनमें से कौन सा मेथड बेटर होगा या बेस्ट सूटेबल होगा? ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ऑप्शन में ही चुनना है। लॉन्गवॉल एडवांसिंग, लॉन्गवॉल रिट्रीटिंग, बोथ नन। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, इसलिए इतना सिंपल सिंपल चीज को हम क्वेश्चन के जरिए बता रहे हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बहुत डीप में घुसेंगे भाई। लॉन्गवॉल बहुत डीप है। चलिए, सब्सिडेंस से बचने के लिए इनमें से कौन सा मेथड बेटर होगा? लॉन्गवॉल एडवांसिंग होगा, लॉन्गवॉल रिट्रीटिंग होगा, बोथ होगा, नन होगा? बताइएगा, एक आंसर चूज कीजिए। 1 का ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, बताइएगा। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि अगर आपका रूफ का कोई खतरा नहीं है, सब्सिडेंस का कोई खतरा नहीं, तो आप लॉन्गवॉल रिट्रेटिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब पीछे का तो रूफ तेलंडी में चल जाए, सब्सिडेंस हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं, तो लॉन्गवॉल रिट्रेटिंग का इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। ये हो गया। तो ये कटा तो भैया बोथ तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा लॉन्गवॉल एडवांसिंग। लॉन्गवॉल एडवांसिंग में हम करते क्या है, कैसे है रूफ नहीं धंसता है? चलिए हम लोग इस चीज को समझते हैं कि आखिर लॉन्गवॉल एडवांसिंग में ऐसा क्या करते हैं कि रूफ नहीं धंसता है। तो समझिएगा, लॉन्गवॉल एडवांसिंग क्या होता है? ये है माइन बाउंड्री, ये है माइंस का एंट्रेंस। इसको हम ऐसे क्रॉस कर देते हैं, माइन एंट्रेंस। आपने क्या किया? माइन एंट्रेंस से कोयला काटते हुए आगे बढ़े। तो कोयला कैसे काटे? एक बार इधर गए पूरा काटते काटते, फिर इधर आए काटते 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 काटते, फिर इधर आए कोयला काटते 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 काटते, फिर इधर आए कोयला काटते 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 काटते, फिर इधर आए, ऐसे करते करते कोयला काटते गए आगे बढ़ते गए, 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 कोयला काटते गए
आगे बढ़ते गए। ठीक है, चलिए अभी एक क्वेश्चन है जो पूछा गया। अरे वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा पॉइंट याद आ गया यार, बड़ा अच्छा पॉइंट याद आ गया। एक क्वेश्चन है जो पूछा गया है, ठीक है, उसको उसको हम समझाते हैं उससे पहले। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, जब कोयला काटते काटते आगे बढ़ते जाते हैं तो पीछे का तो धंस जाना चाहिए भाई लॉन्ग वाल एडवांसिंग में, लेकिन पीछे का नहीं धंसता है। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है बैक वाल। क्या कारण है सर? बैक वाल। बैक वाल क्या होता है हम समझते हैं। देखिए, बगल में होता है आपका गेट रोडवे। गेट रोडवे क्या होता है इसको भी समझेंगे। तो पहले अब मान के चलिए बगल बगल में दो गैलरी है जिसमें हम हॉलेज गाड़ी बैठा है, कन्वेयर बैठा है, ताकि कन्वेयर से अपना सामान को ले जाएं, सामान ले आए, आदमी आए आदमी जाए, इसी रास्ता से आना जाना करेगा। और हम कोयला को काटते काटते आगे बढ़े। तो जिस जगह पे हम कोयला काट लेते हैं उस जगह पे हम आगे एगो दीवार जैसा बना देते हैं। ठीक है, उस जगह तक हम क्या करते हैं, पीछे भराई कर देते हैं, भर देते हैं पूरा। क्या भरते हैं सर? हम सैंड भरते हैं प्लस वाटर भरते हैं। मतलब बालू पानी मिला के भर सकते हैं या स्टोन का हम चूरा भर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक स्टोइंग का इस्तेमाल करते हैं। तो हाइड्रोलिक स्टोइंग में क्या होता है, हाइड्रोलिक स्टोइंग में पानी प्लस बालू है ना, इसको मिला करके हम दोनों को मेगो मिक्सर बनाते हैं। और जैसे स्टोइंग करते हैं ना, इसी तरह से यहाँ पर भी स्टोइंग करेंगे, पूरा भर देंगे बालू पानी बालू पानी बालू पानी। ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे पैक वाल। क्या बोलेंगे? पैक वाल। और यही पद्धति को अगर हम अपना रहे हैं तो इसको बोलेंगे पैक वाल माइनिंग। तो बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन पूछा था सेकंड क्लास मैनेजर का एग्जाम में। हम फिर से क्वेश्चन को लिखना चाहते हैं और आपका दिमाग देखना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको बताइएगा। इनमें से पैक वाल माइनिंग किसे कहा जाता है? इनमें से पैक वाल माइनिंग किसे कहा जाता है? ऑप्शन दे रहे हैं आपको। लॉन्ग वाल एडवांसिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉन्ग वाल रिट्रीटिंग, तीसरा ऑप्शन है रूम एंड पिलर मेथड, और चौथा मेथड है स्टोइंग विथ बीएनपी, बोर्ड एंड पिलर मेथड। आपको चूज करना है इनमें से पैक वाल माइनिंग किसे कहा जाता है। लॉन्ग वाल एडवांसिंग, रिट्रीटिंग, रूम एंड पिलर, स्टोइंग विद बोर्ड एंड पिलर। ये क्वेश्चन अभी हम बताएं तो दो का बताइएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। कमेंट तो करना पड़ेगा आपको। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। चलिए इसका देखते हैं आंसर। तो पैक वाल माइनिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लॉन्ग वाल रिट्रेटिंग में क्या है, लॉन्ग वाल रिट्रेटिंग में सब्सिडांस आ जाए हमको कोई समस्या नहीं है, जमीन धस जाए हमको कोई समस्या नहीं है, जमीन चल जाए तिलंडी में हमको कोई समस्या नहीं है। लॉन्ग वाल रिट्रेटिंग में हमको कोई मतलब ही नहीं है सब सरफेस से। लॉन्ग वाल एडवांसिंग में हम क्या करते हैं, जमीन जैसे जैसे हम माइनिंग करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, पीछे का एरिया को हम पैक करते जाते हैं। और पैक करते हैं तो दीवार नुमा स्ट्रक्चर बनाते जाते हैं, उसको बोलते हैं पैक वाल। और इसको इसलिए बनाते हैं ताकि सरफेस तक मेरा दरार ना हो, सब्सिडांस ना हो, सरफेस में कोई खतरा ना हो। इसीलिए पैक वाल माइनिंग लॉन्ग वाल एडवांसिंग को ही कहा जाता है। दिमाग में घुसा? पैक वाल माइनिंग लॉन्ग वाल एडवांसिंग को ही कहा जाता है। पैक वाल माइनिंग लॉन्ग वाल एडवांसिंग को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा था। एक और क्वेश्चन मेरे को दिमाग में आ गया है, जिससे इतना क्वेश्चन पूछता है लड़का, पढ़ा नहीं है तो अभी तो कैसे बताएगा। ओवरमैन हैंडबुक और एचपी सोनी का किताब पढ़ के इतना क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आपका एक हैंडबुक है, गाइड है। टेक्स्ट बुक आपका जो है उसमें डिटेल में डाटा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले हम आपको समझा देते हैं पूछना क्या चाह रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमने कहा कि हम पीछे का एरिया को पैक करते जाएंगे। ठीक है, पीछे का एरिया को हम क्या करेंगे, भरते जाएंगे। ये पूरा भर दिए। ठीक है, ये पूरा जो ब्लू ब्लू चीज है ये पूरा भर दिए। क्वेश्चन है कि फेस से कुछ तो दूरी होगा ना भाई जिसको हम नहीं भरेंगे। फेस में हमको मशीन लगाना है, टहलना है, घूमना है, फेस का इंस्पेक्शन करना है, रूप को देखना है, गैस का जांच करना है, कुछ तो जगह चाहिए ना हमको। कम से कम कितना दूर तक हम फेस को खुला रखते हैं। यानी एक तरह से ये कह सकते हैं, या तो डायरेक्टली ये, या दूसरा कहेंगे कि जो लॉन्ग वाल फेस होता है उससे कितना दूरी के बाद हम गोफ को करते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस। इतना से ज़्यादा दूरी हम नहीं रख सकते। जो लॉन्ग वाल फेस है और जो पैक वाल है, या फिर जो लॉन्ग वाल फेस है या जिसमें हम स्टोइंग किए हैं, इसके बीच का दूरी कितना होता है। ये क्वेश्चन पूछा था, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, पूछा था। बताइएगा इसका आंसर। ये होगा, लिख लीजिएगा, मैक्सिमम
6 मीटर, मैक्सिमम 6 मीटर। ठीक है, चलिए हम इसका क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट हूबहू लिख के रखें, हम लिख देते हैं, एकदम हूबहू लिख लेते हैं, तो रट लीजिएगा, तोता इसे चाट लीजिएगा। इसको हम क्वेश्चन नंबर 3 डिक्लेयर करते हैं। चलिए क्वेश्चन है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द पैक्ड गोफ, या इसको आप सिंपल भाषा में पैकवाल कहिए, एंड द फेस restricted to dash मीटर फॉर रूफ कंट्रोल। एकदम यही लाइन था क्वेश्चन का, एकदम यही लाइन था। ऑप्शन दिया गया था कुछ ऐसा, 3 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 6 मीटर, एकदम यही आंसर था। 8 मीटर दिया, इसके पीछे कुछ कारण है, और 3 मीटर दिया, इसके पीछे भी कुछ कारण है, 6 मीटर दिया, इसके पीछे भी कुछ कारण है। तो कंफ्यूज करने के लिए तीनों का चारों का ऑप्शन दिया था। चारों का चारों लॉन्ग वाल से संबंधित है, चारों डाटा हम आपको बताएंगे जिससे हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे तब तक। ठीक है, फिलहाल आपको ये चीज समझना चाहिए। ठीक है, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मीटर। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 6 मीटर हो जाएगा। मतलब 6 मीटर तक आपको दूरी रखना है, जो हम आपको थोड़ा देर पहले भी बताया था। इसको लिख लीजिएगा पॉज करके, पूरा एकदम हूबहू ऐसा ही लिख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है, और बहुत जबरदस्त लॉन्ग वाल से जो क्वेश्चन है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा, और एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। खाली आप थोड़ा सा खाली टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिएगा तो आपको बढ़िया सा आइडिया लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो अभी हम फिर से आते हैं लॉन्ग वाल वाला फोटो पे। तो देखिए ऐसा है, लॉन्ग वॉल में जब आप माइनिंग करना चाहते हैं, तो आपने तो ये कहा कि चलिए भाई शाफ्ट से हम जहाँ तक कोल सीम था वहाँ तक पहुँचे। तो क्या हम कोल सीम तक पहुँचेंगे तो ऐसे डायरेक्टली माइनिंग करने लगेंगे? ऐसा नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, दो ठो रोडवे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? दो ठो रोडवे बनाएंगे, एक ठो इस साइड, एक ठो इस साइड। एक ठो इस साइड, एक ठो सिंगल डबल यूनिट बाद में बताते, पहले इसको समझिए। हम दो ठो क्या बनाएंगे, रोड बनाएंगे। एगो यहाँ बनाए रोड, एगो यहाँ बनाए रोड। तभी तो हमको पता रहेगा ना कि कहाँ से कहाँ तक काटना है। और ये मेरा क्या है, ये मेरा फेस है, ये मेरा FAC फेस है, ये पूरा का पूरा मेरा फेस है जिसको हमको काटना है। ठीक है, तो हम दो ठो रोडवे बनाए, एक इस साइड एक इस साइड। इस रोडवे को कहते हैं गेट रोडवेज। क्या कहते हैं? गेट रोडवेज कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गेट रोडवेज कहते हैं। ठीक है, तो गेट रोडवेज बहुत ही सिंपल है। गाना बज रहा बाहर यार, बड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो हमने आपको बताया कि दो टाइप का यहाँ पे रोडवे बनता है। एक आपका गेट रोडवे, दोनों को कहते हैं मिला जुला के। खिड़की खुला है क्या? एक मिनट, जस्ट अ सेकंड, देख लेता हूँ, एक मिनट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए, गेट रोडवेज के बारे में मैंने क्या बताया? गेट रोडवेज के बारे में बताया कि भैया दो ठो अलग अलग बगल बगल में गैलरी गैलरी जैसा रहेगा, है ना, उसमें उसी को हम लोग बोलते हैं गेट रोडवे। गेट रोडवे में दो टाइप का गेट रोडवे होता है। कौन कौन सा दो टाइप का समझते हैं। पहला तो एक होता है आपका मेन गेट, और दूसरा होता है आपका टेल गेट। मेन गेट का क्या मतलब है, टेल गेट का क्या मतलब है, इसको समझिए। मेन गेट का मतलब है, आप माइनिंग कर रहे हैं, तो माइनिंग किसके लिए कर रहे हैं? जस्ट अ सेकेंड। सप्लाई गेट, टेल गेट, मटेरियल गेट, ठीक है, चलिए बताते हैं। तो मेन गेट से बेसिकली आप क्या करते हैं, मेन गेट से आदमी का ट्रांसपोर्ट करते हैं। आदमी का ट्रांसपोर्ट किससे करते हैं? मेन गेट से करते हैं, है ना। आदमी का ट्रांसपोर्ट आप मेन गेट से करते हैं, है ना। तो आगे लिखा हुआ है, तो एक बार पढ़ दे रहा हूँ। द रोड एट आइदर एंड ऑफ द फेस आर नॉन एज गेट रोडवे। जो मैंने बताया कि जो फेस के अगल बगल में जो रोड होता है उसे आप क्या कहते हैं? गेट रोडवे कहते हैं। यूजुअली द कोल ट्रांसपोर्टिंग गेट रोड इज द इनटेक एयरवे। जिसमें से कोल ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम लोग इनटेक कहते हैं। एंड द गेट रोड इज द रिटर्न एयरवे। ठीक है, द कोल ट्रांसपोर्टिंग गेट रोड इज द कोल्ड हॉलेज गेट एंड, ठीक है चलिए, एंड द अदर गेट टेल गेट। ओके,
इसको हॉलेज गेट भी कहते हैं। इफ रोड हॉलेज इज यूज्ड इन हॉलेज गेट इट इज एसेंशियल। थोड़ा सा दिमाग से मेरा उतर गया था, चलो ठीक है। यहाँ तक सही बताया मैंने, इसीलिए थोड़ा सा पाउज लिया, गलत नहीं बताना चाहते हैं। गेट रोडवे का दो टाइप होता है, एक होता है मेन गेट, एक होता है टेल गेट। ठीक है, जो मैंने अभी तक बताया आपको, क्या बताया कि फेस है, जो फेस के आजू बाजू में जो रोडवा रहता है उसको हम लोग बोलते हैं गेट रोडवे। ठीक। गेट रोडवे दो टाइप का होता है, एक होता है मेन गेट, एक होता है टेल गेट। मेन गेट से क्या करते हैं, हम आदमी को भेजते हैं। क्या भेजते हैं, आदमी को भेजते हैं। इसके बाद अगर कन्वेयर लगाए हैं, अगर कन्वेयर लगाएं तो हम मिनरल को भेजेंगे। किसको भेजेंगे, मिनरल को भेजेंगे। और टेल गेट क्या होता है, टेल गेट से हम सामान भेजते हैं। क्या भेजते हैं, सामान भेजते हैं। इसीलिए टेल गेट को हम सप्लाई गेट भी कहते हैं, सप्लाई गेट भी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन पूछ देगा सप्लाइड गेट किसे कहते हैं, तो सप्लाइड गेट हम टेल गेट को कहते हैं। अब आदमी जिधर से जा रहा है, एक सेकेंड हम इसको थोड़ा सा, अब आदमी जिधर से जा रहा है उधर तो आपको पता ही है इनटेक रास्ता होना मांगता है, तो इनटेक रास्ता भी हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक। और जो टेल गेट है वो आपका रिटर्न रास्ता हो जाएगा, वो आपका रिटर्न रास्ता हो जाएगा। तो एक बार आप रिकेप कीजिए मेरे साथ। गेट रोडवे क्या होता है, जो लॉन्गवाल फेस है उसके आजू बाजू में जो रास्ता रहता है, एक इस साइड एक इस साइड, दोनों फेस फेस के बीच में, है ना, फेस के बाजू बाजू में, बगल बगल में, उसे हम कहते हैं गेट रोडवे। गेट रोडवे दो टाइप का होता है, एक होता है मेन गेट, एक होता है टेल गेट। मेन गेट से इनटेक रास्ता हवा आता है, मतलब मेन गेट से हवा जो है वो अंदर आएगा माइंस में। इसके बाद आपका इससे आदमी भी आएगा, चूंकि हवा आ रहा है तो इसी से आदमी भी आएगा। और अगर कन्वेयर लगा हुआ है तो इससे मिनरल भी मेरा ट्रांसपोर्ट होगा, जैसे कोयला है तो कोयला मेरा इसी से ट्रांसपोर्ट होगा। और दूसरा होता है टेल गेट। टेल गेट आपका रिटर्न रास्ता की तरह काम करता है, टेल गेट आपका रिटर्न रास्ता की तरह काम करता है। इसी को आप लोग सप्लाई गेट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हॉलेज बिछा रहता है। और इसी से आप जो सामान है, जैसे लोहा लकड़ मंगाना है, बालू मंगाना है, ईटा मंगाना है, गिट्टी मंगाना है, छरी मंगाना है, सपोर्ट मंगाना है, कुछ मंगाना है, तो आप उसको हॉलेज से ट्रांसपोर्ट करते हैं। हॉलेज वाला पटरी बैठा दिया, उसी से आप लाना ले जाना करेंगे। तो यहाँ से फिर से हम आपको रिपीट करते हैं, गेट रोडवे। ठीक है, लिखना कैसे हम समझा दे रहे हैं। गेट रोडवे दो टाइप का होता है, एक तो आप कह सकते हैं इनटेक होता है, इनटेक का ही दूसरा नाम आप क्या कह सकते हैं, मेन गेट कह सकते हैं। इसी से हम क्या करते हैं, आदमी ट्रांसपोर्ट करते हैं, इसी से हम क्या करते हैं, मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका टेल गेट। क्या हो जाएगा, टेल गेट। टेल गेट से हम क्या करते हैं, ये आपका रिटर्न की तरह काम करता है। ठीक है। इससे आप क्या करते हैं, इससे बेसिकली आप सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं, यानी मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेंगे। मिनरल और मटेरियल में डिफरेंस है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेंगे। ठीक है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, सप्लाई गेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सप्लाई गेट भी कहते हैं। इतना को आप रट लीजिए या लिख लीजिए एक बार में, है ना। इसको बहुत ही हम सिंपल करके बता दिए हैं, हालांकि किताब में थोड़ा कॉम्प्लेक्स किया है इसको, है ना। सप्लाई गेट, टेल गेट, चलिए ठीक है, मेन गेट। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि सिंगल यूनिट क्या होता है, डबल यूनिट क्या होता है। कुछ बेसिक चीज़ है, इसको समझे बिना आप लॉन्गवाल पढ़ेंगे तो बेवकूफ़ी है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया, किताब लेके बैठ जाइए तो आपको समझ में एक बार आ जाएगा तो मान जाएंगे आपको। सिंगल यूनिट लॉन्गवाल फेस एंड डबल यूनिट लॉन्गवाल फेस। व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल यूनिट, व्हाट डू यू मीन बाय डबल यूनिट, इसको समझते हैं मेरे भाई, समझते हैं इसको मेरे भाई। देखो सिंगल यूनिट का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। ये है आपका इनटेक रास्ता, ये है आम जिंदगी। इनटेक रास्ता गया तो इनटेक रास्ता को हम क्या कहेंगे, आपको पता है, मेन गेट कहेंगे। इसको मेन गेट कहेंगे। इसके बाद यहाँ पे मिला फेस, ये लॉन्गवाल का फेस है। ये क्या है, लॉन्गवाल का फेस है। फेस का शेप कितना होता है, फेस का लंबाई 60 से 200 मीटर। इसके बाद फिर इस साइड में क्या है, आपका रिटर्न है। इस साइड में क्या है, आपका रिटर्न है, यहाँ से हवा बाहर। तो आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर फेस इससे ये हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल यूनिट। एक तरफ से गया हवा, इसके बाद ये फेस को काटा, दूसरा निकला, इसके इधर भी कोई फेस नहीं है, इधर भी कोई फेस नहीं है, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल यूनिट लॉन्गवाल फेस। सिंगल यूनिट लॉन्गवाल फेस। अगर मशीन उसीन लगा है, सीयरर है तो ठीक है, सीयरर है तो सिंगल यूनिट मेरा फायदेमंद है, घाटा नहीं है। लेकिन अगर मशीन नहीं लगा है या हम ये को सीयरर से काट रहे हैं, हम कोयला का और भी ज़्यादा प्रोडक्शन चाह रहे हैं, और भी ज़्यादा कोयला चाह रहे हैं, तो हमको बगल बगल में भी फेस शुरू करना पड़ेगा, आजू बाजू में भी
फेज शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंगल यूनिट में क्या है, एक ही फेज है, पूरा माइंस में एक ही फेज चल रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंगल यूनिट लॉन्गवाल फेज, ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट में कह सकते हैं आप, एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही फेज चल रहा है तो सिंगल यूनिट लॉन्गवाल फेज कहेंगे, ठीक है। अब डबल यूनिट क्या होता है इसको समझते हैं। तो डबल यूनिट में है कुछ नहीं यार, इसके आजू बाजू में एक नया फेज हम शुरू कर देंगे, ठीक है। टेक्निकली क्या होता है ये जो सॉरी, टेक्निकली हम बनाना चाहते हैं पूरा, टेक्निकली क्या है ये थोड़ा सा आगे तक रहता है, कलर चेंज क्यों नहीं हो रहा यार, ये थोड़ा सा आगे तक रहता है टेक्निकली, ये भी थोड़ा आगे तक रहता है, इसको हम लोग स्टेपल कहते हैं, क्या होता है समझाते हैं आगे। और डबल यूनिट क्या है, डबल यूनिट में मान लीजिए ये एक फेस है, इसके बाद बाजू में फिर से एगो फेस रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, एगो फेस रहेगा, या तो बाजू में रहेगा, लेकिन जनरली बाजू में नहीं रखा जाता क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए या तो थोड़ा सा पीछे रहेगा या तो थोड़ा सा आगे रहेगा। ये बाजू में क्या है मेरा एक ठो और फेस, एक ठो और फेस है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, डबल यूनिट लॉन्गवाल फेस, इसको क्या बोलेंगे, डबल यूनिट लॉन्गवाल फेस। एक बार में सटा के आप रख सकते हैं तो दो गो फेस रख सकते हैं, दो से ज़्यादा फेस नहीं रख सकते। उसके बाद फिर आपको एक मोटा बैरियर छोड़ना पड़ेगा, एक मोटा बैरियर छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप इधर फेस रखेंगे तो फिर सिंगल यूनिट और डबल यूनिट कर सकते हैं। तो सिंगल यूनिट डबल यूनिट आई होप आप समझ गए होंगे। सिंगल यूनिट में एक तो पूरा पूरी एगो फेस रहेगा, एगो इनटेक रास्ता है ना, एगो अंदर जाने का रास्ता, एगो फेस रहेगा, एगो बाहर आने का रास्ता, एगो में सिमट जाएगा, अगल बगल में क्या रहेगा, बैरियर रहेगा कोल का, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल यूनिट, ठीक है। फिर डबल यूनिट किसको बोलेंगे, तो डबल यूनिट हम लोग बोलेंगे जिसमें आपका एगो तो रहेगा, ठीक है। डबल यूनिट में हम किसको बोलेंगे, आएगो फेस तो है, इसी के जस्ट बगल में थोड़ा ऊपर से या थोड़ा नीचे, मतलब थोड़ा आगे चल के या थोड़ा पीछे से एक तो फेस रहेगा। बराबर में दो फेस कभी नहीं चलता है लॉन्ग वाल के केस में, क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, कोल कटिंग से ब्लास्टिंग से जो भी तरीका आप अपना रहे हो, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने के कारण रूप का सपोर्ट बहुत गड़बड़ा जाता है। इसीलिए हम लोग एक बार में दो पैरेलल नहीं चलाते, बल्कि आगू पीछू रखते हैं, थोड़ा सा आगू थोड़ा सा पीछू हम लोग रखते हैं, ठीक है। चलिए, तो सिंगल यूनिट डबल यूनिट भी आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो एक बार हम किताबवा में जाते हैं और किताबवा को थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं फटाफट, ताकि आपको पता रहे कि आप क्या पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। किताबवा, हाँ, अरे यार क्या खोल दिए, पिलर एक्सट्रैक्शन बोर्डन पिलर लॉन्गवाल, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा हम आपका स्क्रीन को ऑफ कर रहे हैं, है ना, मुझे ड्राइव खोलना रहता है इसके लिए, कोई नहीं, जस्ट अ सेकेंड। जस्ट अ सेकेंड, लॉन्गवाल को ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन इसको देखिएगा जरूर यार, ठीक है, क्योंकि इसको आप नोट कीजिएगा, मेरा कहने का मतलब है कॉपी लेके बैठिएगा और बहुत सारा पॉइंट को नोट कीजिएगा, भुला जाइएगा फिर बाद में, समझे, तो याद करना ज़रूरी है, जो है सो है, क्या कीजिएगा। एक सेकेंड, लॉन्गवाल में शुरू में थोड़ा सा टाइम हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि बाद में हमको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो, शुरू में ही जो है बहुत जो है, बाद में नहीं है, ठीक है। चलिए हम स्क्रीन को डिस्प्ले को ऑफ ऑन कर लेते हैं, अब आपको स्क्रीन में सब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो हम आपको लॉन्गवाल एंड अदर मेथड ऑफ माइनिंग के बारे में बताए थे, किताब पे हम ले चलते हैं आपको, ताकि आपको पता रहे आप क्या पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 13 था वॉल्यूम 1 का, इसमें हमने आपको क्या क्या बताया, पहले हमने बताया कि लॉन्गवाल का बहुत सारा तरीका होता है, इस तरीका के बारे में एक एक करके हम डील किए, लॉन्गवाल एडवांसिंग, रिट्रेटिंग, हॉरिजन माइनिंग, लेवल माइनिंग, इंक्लाइंड स्लाइसिंग, सब लेवल, इसके बारे में हल्का हल्का आपको नाम बताएं, इसके बारे में बताया नहीं है डिटेल में क्योंकि आगे आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद हम यही सब हम आपको बता रहे थे कि कहाँ कहाँ कौन सा एडॉप्ट किया जा रहा है। फिर लॉन्गवाल फेस का लंबाई हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 60 से 200 मीटर होता है, इसको याद रखिएगा, एकदम चार्ट लीजिएगा दिमाग में, ठीक है। इसके बाद पैक वाल माइनिंग के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताया, आइडिया दिए कि पैक वाल माइनिंग होता कैसे है। फिर लॉन्गवाल एडवांसिंग के बारे में आपको पूरा डिटेल में समझाएं कि लॉन्गवाल एडवांसिंग क्या होता है। फिर लॉन्गवाल रिट्रेटिंग के बारे में हम आपको एडवांस में समझाएं कि होता क्या है। इसमें जो गेट रोडवे है इसका आपको कॉन्सेप्ट दिए हो, इसमें आपको बताएं टेल गेट क्या होता है, मेन गेट क्या होता है, गेट रोडवे क्या होता है, सप्लाई गेट क्या होता है, ये सब आपको हमने समझाया। देर आफ्टर हम आपको सिंगल यूनिट और डबल यूनिट पे ले गए, जिसमें सिंगल यूनिट क्या होता है, डबल यूनिट फेस क्या होता है, ठीक है, ये सब हम आपको समझाएं। अब हम लोग आते हैं एडेप्टिबिलिटी कंडीशन पे, मतलब कब हम लोग एडप्ट कर सकते हैं लॉन्गवाल माइनिंग। तो एडप्ट करने का एक एक कंडीशन को हम लोग देखते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो लॉन्गवाल बोला गया है कि जो थीन सिम होते हैं ना,
कब अडॉप्ट कर सकते हैं? जब थिन सिम होता है, बहुत पतला सिम होता है ना थिन सिम, कितना पतला होता है? जनरली इसमें बोला गया है कि 0.7 मीटर तक थिकनेस अगर है तो हम काट सकते हैं। इससे पतला है तो फिर मेरे लिए कोई मतलब नहीं बनता है। 0.7 मीटर थीन सिम, इतना पतला सिम तक हम कर सकते हैं। थीन सिम आगे पढ़िएगा तो आपको मिलेगा। इसके बाद आगे पढ़िएगा तो उसमें मिलेगा फ्री फ्रॉम डर्ट बैंड, डर्ट बैंड फ्री। तो डर्ट बैंड का नाम हम आपको फिर से याद दिलाना चाहेंगे। डर्ट बैंड 4 टाइप का पाया जाता था कोयला में, जिसमें आपका आता था विट्रेन, क्लेरेन, ड्यूरेन, फ्यूजेन। इसमें से कौन कौन सा चमकता है? तो ये दोनों ब्राइट होते हैं, ये दोनों डल होते हैं। ठीक है, ये दोनों डल होते हैं। चलिए, ये दोनों जो ब्राइट वाला है अच्छा क्वालिटी का कोल में पाया जाता है, और ड्यूरेन फ्यूजन जो है वो खराब और मीडियम क्वालिटी का कोल में पाया जाता है। ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो ये मोटा मोटी का आइडिया है। तो डर्ट बैंड फ्री कह रहे हैं। डर्ट बैंड रहेगा तो भी हम लॉन्ग वाल को अडॉप्ट कर सकते हैं। डर्ट बैंड से मेरा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि डर्ट बैंड जनरली बहुत पतला होता है। डर्ट बैंड क्या सिर्फ अच्छे क्वालिटी के कोल में पाया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर लिग्नाइट है उसमें भी पाया जा सकता है, अगर बिटुमिनस है उसमें भी पाया जा सकता है, अगर एंथ्रासाइड है उसमें पाया जा सकता है, सब बिटुमिनस है उसमें पाया जा सकता है। कोई भी क्वालिटी का कोल हो उसमें पाया जा सकता है डर्ट बैंड। ठीक है, तो डर्ट बैंड विथ डर्ट बैंड लिख सकते हैं हम। विथ डर्ट बैंड वाला में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे क्या बोला गया है? इसके बाद आगे बोला गया है, ठीक है, सीम्स विथ टफ रूफ विच कैन बी इंट्रोड्यूस टू ब्लेंड ग्रेजुअली एंड सेटल ऑन पैक्स फायरेबल टू मे बी बाई के। मतलब देखो, रूफ कंडीशन कुछ भी हो, रूफ कंडीशन कुछ भी हो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर रूफ कंडीशन खराब है, अगर रूफ कंडीशन खराब है तो हम रिट्रीटिंग कर लेंगे भाई। तो अच्छा बात है, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे रूफ पीछे का गिरता जाएगा, तो बाद में सब्सिडांस होने का लफड़ा नहीं, अभी सब्सिडांस हो जाएगा। और रूफ कंडीशन अगर अच्छा है तो हम पैकवाल करके उसको रोक सकते हैं। ठीक है, पैकवाल करके हम उसको रोक सकते हैं। तो इसमें हम एडवांसिंग कर सकते हैं, एडवांसिंग कर सकते हैं। मतलब रूफ कंडीशन कोई भी हो हम लॉन्ग वाल मेथड को अडॉप्ट कर सकते हैं। रूफ कंडीशन से मेरा कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, अच्छा हो खराब उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद बोला गया हाईली हाईली मैकेनाइजेशन इज पॉसिबल, मैकेनाइजेशन इज पॉसिबल। मतलब हम बहुत ज़्यादा अगर चाहेंगे तो मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सुन के लगेगा कि अंडरग्राउंड माइंस में तो एक लिमिटेड जगह होता है, आप उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? देखो, अंडरग्राउंड माइंस में बहुत मशीनरी इस्तेमाल नहीं होता है। लॉन्ग वाल का जो फेस है उसका लंबाई बहुत ऊपर तक चला जाता है, 9 मीटर 8 मीटर तक आप कोयला काट सकते हो, उतना इनफ होता है। उतना में बहुत सारा मशीन लगा सकते हैं, कॉल होलर लगा सकते हैं, कोल कंटिन्यूस माइनर लगा सकते हैं। इसके बाद आप कॉल प्लग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हाईली मैकेनाइजेशन जो है वो पॉसिबल है इसमें, हाईली मैकेनाइजेशन जो है पॉसिबल। ये सब कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस पर टाइम नहीं खपा रहे हैं, इस पर टाइम इसलिए नहीं खपा रहे क्योंकि कॉन्सेप्ट है। आपको तो डाटा वाला क्वेश्चन पूछेगा तो हम डाटा वाले पे उतरेंगे, खाली कॉन्सेप्ट को समझिए। देर आफ्टर अगर गैसी सिम है तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 डिग्री है, हाँ कर सकते हैं। 2 डिग्री है, हाँ कर सकते हैं। 3 डिग्री है, कर सकते हैं। कोई भी गैसी सिम हो हम आराम से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरली गैसी सिम में ही लॉन्ग वाल का इस्तेमाल होता है, और नहीं भी होता है लॉन्ग वाल, मतलब गैसी नहीं भी होता है तब भी लॉन्ग वाल इस्तेमाल करने से वो गैसी हो ही जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि देखिए फेस का लंबाई है 60 से 200 मीटर, आप 60 से 200 मीटर काट रहे हैं कोयला, तो नया नया परत मिल रहा है। अब इस लंबा चौड़ा फेस से गैस भी तो ज़्यादा निकलेगा ना भाई, गैस भी तो ज़्यादा निकलेगा। अब जब गैस निकल रहा है ज़्यादा ज़्यादा मिल के तो सब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग का ऑटोमेटिकली ये 2 डिग्री 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जा रहा है ड्यू टू मैकेनाइजेशन। ठीक है, तो ये है कि मतलब हाई डिग्री में हमको गैसी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बोला गया है कि लार्ज आउटपुट, जहाँ पे लार्ज आउटपुट हमको चाहिए, बहुत ज़्यादा आउटपुट चाहिए, उस जगह पे हम इसको लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये अडोप्टेबिलिटी कंडीशन, इसमें रटने वाला बात क्या है? थिन सिम में इस्तेमाल कर सकते हैं 0.7 मीटर से ऊपर, 0.7 मीटर एंड उसके ऊपर वाला में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 0.7 मीटर या उसके ऊपर में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये वाला पॉइंट नोट करने का तो जरूरत नहीं है, बट किताब में दिया है कंडीशन, आप चाहें तो देख सकते हैं, इसको समझ लीजिए तो काफ़ी है ना। 0.7 वाला खाली लिख लीजिएगा तो काफ़ी है कि 0.7 मीटर मोटा जो सिम है उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पतला वाला में हम लोग बेकार समझते हैं कि इससे पतला वाला माइनिंग ही नहीं करना चाहिए। इससे मोटा है, 0.7 मीटर से मोटा है, हम इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, आपका कुछ एडवांटेज भी है सर, कुछ एडवांटेज भी है इसमें।
लॉन्गवाल में क्या एडवांटेज है? देखिए लॉन्गवाल जब हम चलाते हैं, अगर मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत कम आदमी की ज़रूरत है। अब जब बहुत कम आदमी का ज़रूरत है, कम मैन पावर चाहिए, कम मैन पावर चाहिए, तो मैन पावर पे मगजमारी नहीं करना है। अब मैन पावर कम चाहिए तो कम सुपरविज़न भी चाहिए, सुपरविज़न भी कम चाहिए। पूरा तो मशीन से हो रहा है तो खाली इंजीनियर 4 ठो अपॉइंट करेंगे जो मशीन देखेगा, एगो दूगो गैस का जाँच करेगा, बात खत्म। स्टैट्यूअरी स्टाफ हमको लेबर वर्कर चाहिए नहीं ज़्यादा, 10 गो लेबर वर्कर रखेंगे काफ़ी है। तो कम आदमी चाहिए, कम सुपरविज़न चाहिए। इसके बाद बोला गया है कि जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। अंडरग्राउंड मेथड है तो प्रोडक्शन जो है बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो बहुत ज़्यादा कोयला बिकेगा, बहुत ज़्यादा कोयला बिकेगा तो बहुत ज़्यादा कमाई होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, लिग्नाइट कोयला अगर है तो इसका जो रेट होता है वो 1700 रुपया के आसपास होता है। इसी तरह से अगर हम बिटुमिनस की बात करेंगे तो बिटुमिनस में 2 ग्रेड आते हैं, एक आते हैं नॉन कोकिंग, एक आते हैं कोकिंग ग्रेड। तो नॉन कोकिंग और कोकिंग का एक एवरेज प्राइस हम बता रहे हैं, हालांकि इसमें ग्रेड भी बहुत सारा होता है, 7 गो नॉन कोकिंग का, 6 ठो ग्रेड को कोकिंग का होता है। लेकिन हम आपको एक मोटा मोटी आइडिया बता रहे हैं कि कोकिंग कोल थोड़ा ज़्यादा महंगा मिलता है, 2500 रुपया के आसपास इसका रेट है, पर टन की बात मैं कर रहा हूँ, पर टन की बात मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 2200 रुपया की रेट है, 2200 के आसपास का रेट है पर टन के हिसाब से। तो आप सोचिए प्रोडक्शन अगर एक दिन में, एक दिन कह रहा हूँ मैं, एक शिफ्ट में, एक शिफ्ट में जानते हैं 1000 टन प्रोडक्शन हो सकता है, 1000 टन, 1000 टन प्रोडक्शन हो सकता है इसमें, एक शिफ्ट में, एक पर्टिकुलर यूनिट से। तो मान के चलिए कि एक डिस्ट्रिक्ट में 3 यूनिट है, मान के चलिए एक डिस्ट्रिक्ट में 3 यूनिट है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड में थोड़ा कॉल आ रहा है, एक मिनट। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कभी कभी आ जाता है अर्जेंट कॉल। चलिए, शिफ्ट में हम आपको बता रहे थे कि मान लीजिए 1000 टन पर शिफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब 1000 टन हो रहा है एक यूनिट से, ठीक है, एक यूनिट से। 3 यूनिट है और 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, तो आप खुद देख के चलिए कि 1000 इंटू 9 है ना, तो आप समझ के चलते हैं कि 9000 टन पर डे प्रोडक्शन हो रहा है। तो एक महीना में कितना हो जाएगा, इसको 30 से इंटू कीजिएगा तो, है ना, 27, 1, 2, 3, 4, ठीक है, 2,70,000 टन पर मंथ, इतना प्रोडक्शन हो जा रहा है। अब आप सोचिए 2,70,000 टन पर मंथ, जस्ट ए सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, ये 1000 टन मैंने बताया कि एक यूनिट से हो रहा है, 3 यूनिट लगा हुआ है। ये तो मैंने बताया था एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में। अब मान के चलिए कि 3 डिस्ट्रिक्ट चल रहा है और 3 हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा डाटा हो जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मतलब अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, अच्छा खासा पैसा आता है। शुरू में पैसा भी बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है, लेकिन बाद में पैसा भी बहुत भयंकर आता है, समझे। तो एक मैं एवरेज कैलकुलेशन बता रहा था कि अगर आप कोल में माइनिंग कर रहे हैं लॉन्गवाल तरीका से तो फ़ायदा कितना है। लॉन्गवाल तरीका से जो भी माइंस चलता है उसका एक लंबा अवधि रहता है, ठीक है, और 2 साल 3 साल 4 साल के लिए लीज पे नहीं लेता है, बल्कि 25 साल 50 साल 70 साल 60 साल 20 साल, कुछ ऐसा लंबा टाइम के लिए लीज पे लेता है, ठीक है, क्योंकि उसको कोयला काटना है बहुत लंबा टाइम तक, तभी वो लॉन्गवाल लगाएगा। लॉन्गवाल में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है बोर्ड एंड पिलर जनरल मेथड की तुलना में। मशीन लगाना है, बेल्ट लगाना है, गेट रोडवे बनाना है, तो बहुत खर्चा है यार। लेकिन एक बार खर्चा लगाने के बाद फिर बाद में कमाई भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें एक और फ़ायदा क्या है, मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन इज़ पॉसिबल। मैक्सिमम
परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन इज पॉसिबल। और ये जो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन होता है वो होता है 100%। 100% मतलब 100% कोयला आप लगभग निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, लास्ट में गेट रोडवे को भी आप काट लेते हैं जब खत्म हो जाता है तो। बाकी इसमें और कुछ ऐसा है नहीं, डर्ट बेंच वाला भी चेक कर सकते हैं, है ना। फ्लोर जो है जिसमें क्रीप कर जाता है, फ्लोर अगर क्रीप कर जाता है, ठीक है, फ्लोर रूफ जो है क्रीप कर जाता है या हीविंग हो जाता है, उस जगह पर भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब रूफ कंडीशन कोई भी हो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एडवांटेज है सर, है ना। आग लग जाता है तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पॉन्टेनियस ज़्यादा होता है तभी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मेरा फ़ायदा है। अब आते हैं कुछ घाटा पे, डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज में सबसे बड़ा है महंगा है, काफ़ी काफ़ी महंगा है सर। मतलब हमको अच्छा खासा खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद इसका लाइसेंस लेने में बड़ा दिक्कत है, लाइसेंस लेने में बड़ा दिक्कत है। इसके बाद इसमें हमको क्या करना पड़ता है, रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है, रिहैबिलिटेशन। क्योंकि आप दोनों मेथड में से कोई एक इस्तेमाल कर रहे होंगे, या तो आप पैकवाल कर रहे होंगे या तो आप रिट्रेटिंग कर रहे होंगे। तो अगर पैकवाल कर रहे हैं तो ज़्यादा झमेला नहीं है, लेकिन अगर पैकवाल नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको झमेला है, रिहैबिलिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और काफ़ी लंबा ज़मीन तक करना पड़ेगा, है ना। ठीक। इसके बाद है कि अगर ऊपर में पानी वानी है कुछ ऐसा है तो इसमें परमिशन नहीं मिल पाता है लॉन्ग वाल में, क्योंकि लॉन्ग वाल में ज़्यादा पानी का लीकेज होता है, गैस ज़्यादा निकलता है, ठीक है। गैस जो है वो ज़्यादा निकलता है तो इसमें ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सेंसर का इस्तेमाल करना पड़ता है, गैस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हमको खर्चा करना पड़ता है, वेंटिलेशन पे हमको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है ना। और इसमें कभी कभी क्या होता है, ब्रीदिंग हो जाता है, एयर का ब्रीदिंग हो जाता है। एयर ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है समझते हैं। माइंस के अंदर में से कहीं से सरफेस से फट फट के, मान लीजिए कोई पिलर है उसमें से फट फट के हवा दूसरा तरफ चला गया, हवा जो है लीक कर गया एक पिलर से दूसरे पिलर की तरफ, दूसरे पैनल, एक पैनल से दूसरे पैनल की तरफ। ये एयर ब्रीदिंग का जो प्रॉब्लम है वो लॉन्ग वाल में थोड़ा ज़्यादा होता है। कारण है वाइब्रेशन, वाइब्रेशन लगातार हो रहा है तो थोड़ा सा क्रैक 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 आते आते क्रैक आ जाता है, जिससे बड़ा दिक्कत होता है। तो हमको एक मोटा बैरियर छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ फ़ायदा घाटा है ना? फ़ायदा है घाटा है, एडaptation वाला कंडीशन है। तो ये सब आपको खाली समझना है, सब रटने की कोनो ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक टर्म है स्टेपल, ठीक है, स्टेबल्स, STABLES, स्टेबल्स। अब समझते हैं स्टेबल्स होता क्या है। तो फिर से हम चलेंगे लॉन्ग वाल वाले फोटो में। ये देखिए लॉन्ग वाल का फोटो, यहाँ आते हैं स्टेपल। देखो भैया आप देख रहे हैं कि फेस है आपका ये वाला, ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक फेस है। और गेट रोडवे कौन सा है, जो बाजू बाजू में गेट रोडवे गया है, तो ये तो गेट रोडवे है ना, ये जो है ये गेट रोडवे, इधर भी गेट रोडवे। लेकिन आप गौर कर रहे होंगे कि जो गेट रोडवे है उससे कुछ आगे तक माइनिंग किया हुआ है। आप देख रहे हैं कुछ आगे तक गैलरी बनाया गया, गैलरी को एकदम आगे बढ़ा दिया गया है। फेस आ रहा है यहीं तक लेकिन गैलरी हम बढ़ा दिए इतना आगे तक, फेस आ रहा है यहीं तक लेकिन गैलरी बढ़ा दिए आगे तक। ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों? ये जो गैलरी आगे बढ़ाएं, कितना आगे बढ़ाएंगे कैसे पता चलेगा? तो इसका नियम यही है कि जो गैलरी आगे बढ़ा है इसको बोलेंगे स्टेबल, STABLES। क्या बोलेंगे? स्टेबल्स, STABLES, स्टेबल्स कहेंगे, ठीक है। और ये जो स्टेबल रहेगा वो 8 से 10 मीटर रहेगा। 8 मीटर ना, 9 मीटर ना, 10 मीटर ना, 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर। इसके बीच में आप कुछ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये डाटा आपको याद रखना है, 8 से 10 मीटर। कोई किताब में 8 मीटर लिखा है, कोई किताब में 10 मीटर लिखा है, इन दोनों गलत है। आपको 8 मीटर से 10 मीटर याद रखना है। अस्टेबल का लंबाई, अस्टेबल का लंबाई 8 से 10 मीटर होता है, एक रेंज होता है सर स्टेबल का लंबाई, ठीक है। चलिए तो हमने आपको क्या बताया, स्टेबल बताया। स्टेबल क्या होता है, ये रहते हैं। अब देखिए एक बात बताते हैं, जब आप लॉन्ग वाल एडवांसिंग करते हैं ना, लॉन्ग वाल एडवांसिंग करते हैं तभी स्टेबल का जरूरत पड़ता है। अगर लॉन्ग वाल रिट्रेटिंग कर रहे हैं, अगर लॉन्ग वाल रिट्रेटिंग कर रहे हैं तो स्टेबल का आवश्यकता नहीं है। आप बना सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है। तो एक लाइन याद रखिएगा, स्टेबल इज रिक्वायर्ड इन लॉन्ग वाल एडवांसिंग, नॉट रिक्वायर्ड इन लॉन्ग वाल रिट्रेटिंग। इस लाइन को लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा,
कभी क्वेश्चन बना के पूछ दे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया स्टेबल क्या होता है। तो 8 से 10 मीटर आगे बढ़ा के हम लोग रखते हैं गेट रोडवे को। क्यों रखते हैं भाई? ताकि मशीन उशीन का फिटिंग करना पड़ता है, रूफ का स्ट्रेंथ चेक करना पड़ता है, आगे कुछ पानी वानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो हमको पता रहता है। बहुत सारा दिक्कत जो है वो हमको पहले ही उसका संभावना मिल जाता है। ठीक है, प्लान के हिसाब से तो हम काम करते ही हैं, लेकिन दो गो रोडवे जो है आगे तक अगर बढ़ा है, आगे तक बढ़ा तो इस साइड का भी हमको पता है क्या कंडीशन है ना, और इस साइड का भी हमको पता है क्या कंडीशन है। तो अगर पानी आएगा तो हमको पहले पता चल जाएगा, गैस आएगा ज़्यादा हमको पहले पता चल जाएगा, कुछ खतरा होगा हमको पहले पता चल जाएगा, क्रैक आएगा हमको पहले पता चल जाएगा। तो सब खतरा से हम पहले ही अवेयर हो जाते हैं। साथ ही साथ मशीन को फिटिंग करने में समस्या नहीं होता, और मशीन लगातार एक फेज से दूसरे फेज तक, मतलब ऐसे करते हुए पूरा लगातार कोयला को काटते जाता है। तो इससे हमको समस्या और ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो कभी भी यहाँ तक आपको समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया, और तो इसमें कुछ है नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो आपका चैप्टर में बहुत अच्छा खासा पोर्शन आप कवर कर लिए हैं। लेंथ ऑफ ए लॉन्ग वाल फिश। ओके, आते हैं किताब पे फिर से, क्योंकि समझने वाला चीज़ है, ये सब आपको हम बता दिए अभी। ठीक है, किताब पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एडवांटेज डिसएडवांटेज ये सब जो अंडरलाइन की है सब समझा दिया आपको। एप्लीकेशन कब करते हैं, स्टेबल का लंबाई देखिए, स्टेबल का लंबाई मैंने कहा ना 8 से 10 मीटर, ये किताब में लिखा तो आपको यही रखना पड़ेगा, यही रखना पड़ेगा। लेंथ ऑफ लॉन्गवाल फिश, लॉन्गवाल फिश का लंबाई किस पे डिपेंड करता है? तो ये कुछ फैक्टर है जिसको ध्यान में रख के लॉन्गवाल फिश का लंबाई रखना पड़ता है। आपने पढ़ा कि लॉन्गवाल फिश का लंबाई है 60 मीटर से 200 मीटर। इसका मतलब है कि 65 मीटर भी रखा जा सकता है, 75 मीटर भी रखा जा सकता है, 100 मीटर भी रखा जा सकता है, 120 मीटर भी रखा जा सकता है, 200 मीटर भी रखा जा सकता है। अब इसमें कितना रखना है ये कैसे पता चलेगा भैया? तो ये पता चलेगा कुछ टर्म को पता करके, कुछ फैक्टर को पता करके। क्या फैक्टर है भाई? सबसे पहले कितना कोयला चाहिए आपको? आप माइनिंग करने जाइएगा तो आपको पूछेगा ना कितना कोयला चाहिए तुमको, तो आप बोलेगा हमको हर शिफ्ट के हिसाब से इतना कोयला का जरूरत है लगभग। तो आप बोलेगा ठीक है इतना कोयला चाहिए, तो इस हिसाब से आप इतना फेस बना लो, फेस का लंबाई इतना रख लो। तो सबसे पहला चीज है आउटपुट डिजायर्ड, कितना आपको चाहिए उतना हिसाब से आप रखेंगे। तो इसमें देखो एक साइकिल होता है, अगर कोल कटिंग वाला से नहीं हो रहा है, ब्लास्टिंग ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो एक साइकिल होता है। इस साइकिल में जनरली 24 घंटा का साइकिल हम मान के चलते हैं, एक शिफ्ट का नहीं बल्कि 24 घंटा का। इसमें क्या होता है, सबसे पहले फेस को साफ करेंगे, ठीक है, इसके बाद उसमें आप ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है, या फिर अगर आप कट दे सकते हैं तो कट देंगे और ब्रश ड्रिलिंग करेंगे। ओके, इसके बाद इसमें आप क्या करेंगे, ब्लास्टिंग करेंगे। ब्लास्टिंग करने के बाद फिर फेस को क्लियर करेंगे और सपोर्ट लगाएंगे, सपोर्ट लगाएंगे, उसके बाद फिर फेस का जांच करेंगे, क्लियर करेंगे, फिर अगला राउंड होगा। तो ये जनरली 24 घंटा का समय लगता है इसमें। 24 घंटा का क्यों लगता है यार? बोर्ड एंड पिलर मेथड में तो एक शिफ्ट में 2 बार ब्लास्टिंग हो जाता है या एक बार हो जाता है। अरे भैया बोर्ड एंड पिलर में 4.8 मीटर चौड़ैया है, यहाँ पे 60 से 200 मीटर चौड़ैया है। दोनों चौड़ैया में अंतर नहीं है? कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। ब्लास्टिंग होगा तो कितना भयंकर होगा सोचिए, 60 से 200 मीटर का फेस है, ब्लास्टिंग करिएगा तो कितना खतरनाक ब्लास्टिंग होगा। तो इसीलिए इसमें समय लग जाता है 24 घंटा का पूरा साइकिल कंप्लीट होने में। ठीक है, तो जस्ट ए सेकेंड, मैंने आपको बताया कि लॉन्गवाल फेस में आपका डिपेंड करता है कितना कोयला आपको चाहिए, तो कोयला के हिसाब से। इसके बाद कैपेसिटी है लोडिंग मशीन का, आप लोडिंग मशीन जितना कैपेसिटी उठा पाएगा उतना ही तो करिएगा। अब पता चलेगा कोयला काटे जा रहा है, काट के जमा कर दिया एक जगह, और कोयला इस जगह से हट ही नहीं रहा है, तो जाम हो जाएगा पूरा। इसीलिए लोडिंग मशीन का भी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। देन वेंटिलेशन पर भी निर्भर करता है, क्योंकि जब हम लॉन्गवाल में कोयला काटते हैं ना, 60 से 200 मीटर का फेस है, भयंकर मात्रा में CH4 निकलेगा सर, एकदम लगातार CO निकलते जा रहा है, CH4 निकलते जा रहा है। इसके साथ ही साथ CO2 गैस भी निकलता है, धुआं है, बहुत सारा मशीन है, डीजल उजल से चल रहा है तो धुआं निकलेगा। तो सब धुआं जाएगा कहाँ? तो ये परमिसिबल लिमिट में आपको रखना पड़ेगा। CH4 का 1.5%, 0.5%, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सब से आपको परमिसिबल लिमिट पे रखना पड़ेगा। तो धुआं को भी देखते हैं, यानी कुल मिलाकर के वेंटिलेशन स्लगिश ना हो उतना ही कोयला आपको निकालना है। इसके बाद है कैपिटल अवेलेबल फॉर फेस मैकेनाइजेशन। अब आपको कोयला चाहिए 2000 टन, 2000 टन कोयला चाहिए पर शिफ्ट। ठीक है, आपका पॉकेट में पैसा नहीं, आपका औकात नहीं उतना कोयला का, आप निकाल पाइएगा 200 टन, आपके पास इतना ही क्षमता है, तो फिर तो आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा ना। है आपका सपना है कुछ और, मुंगेरी लाल के सपने वाला हालत हो जाएगा इसमें। तो इसीलिए जितना आपका पॉकेट में पैसा है वो भी मैंडेटरी है इसमें, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका पॉकेट में कितना पैसा है। कैपिटल अवेलेबल फॉर मैकेनाइजेशन, कितना पैसा आपके पास है, ये भी
एक मैटर करता है, ठीक है। चल आगे भैया जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस, जूलॉजिकल डिस्टर्बेंस अगर आ जाएगा तो इससे मेरा अफेक्ट होता है। रेट ऑफ स्टोइंग है, तो रेट ऑफ स्टोइंग कितना जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको 6 मीटर ही रखना है ना फेस से, उसका दूरी मैक्सिमम दूरी पैकवाल से, सॉरी पैकवाल से जो फेस होता है उसका दूरी तो हमको 6 मीटर ही रखना है, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। अब जितना पीछे पैकिंग होते जाएगा स्पीड में, उतना ही स्पीड में हम आगे बढ़ेंगे। अब पीछे पैकिंग नहीं होगा तो फेस मेरा रुक जाएगा, काम मेरा बंद हो जाएगा, पहले पैकिंग का काम होगा। तो ये भी एक समस्या वाली बात है। फिर है डेवलपमेंट वर्किंग, जितना जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ा रहे हैं फेस को, ये भी डिपेंड करता है। बाकी लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल फेस देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ रहा है, तो ये लिखिएगा 60 से 200 मीटर। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, कुछ कंट्रीज नॉट भारत, याद रखिएगा, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जैसे जर्मनी है, उस सब में मैक्सिमम जो है वो ज़्यादा तक गया, 250 मीटर तक गया है, 250 मीटर तक फेस का लंबाई गया है। लेकिन ये आपको याद रखना है 60 से 200 मीटर जो भारत में चल रहा है, जो नियम कानून है, CMR TMR सब जगह लिखा है 60 से 200 मीटर। अब आते हैं डायरेक्शन ऑफ फेस, यहाँ से आपको आएगा और मज़ा, बहुत ज़्यादा मज़ा। देख लेते हैं पहले। अच्छा 1 घंटा हो गया, पता भी नहीं चला यार। ठीक कोई नहीं, मज़ा आएगा, आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ फेस, आप कैसे पता करेंगे कि डायरेक्शन फेस का क्या होगा, तो इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप पहले पता करेंगे कि आप कौन तरीका से कर रहे हैं माइनिंग। आप लॉन्ग वाल एडवांसिंग कर रहे हैं कि रिट्रेटिंग कर रहे हैं, लॉन्ग वाल एडवांसिंग कर रहे हैं या रिट्रेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग वाल एडवांसिंग रिट्रेटिंग में आप सेलेक्ट किए, चलो भैया हम लॉन्ग वाल एडवांसिंग कर रहे हैं। तो लॉन्ग वाल एडवांसिंग में आपको कुछ मशीनरी का भी इस्तेमाल करना पड़ सकता है। हो सकता है आप ड्रम का इस्तेमाल करते हो सकता है आप पावर लोडर या गोल्फ प्लग का इस्तेमाल कर रहे हो सकता है स्क्रैपर का, डोजर का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये सब कुछ मशीनरी है जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है कुछ चीज़, ठीक है। बोला गया है आप अगर ड्रेनेज है, ड्रेनेज के लिए जो ग्रेडियंट है 1/100 ग्रेडियंट पे रखते हैं, ठीक है। और स्ट्राइक के अलोंग आप नहीं चलाते, डीप के अलोंग चलाते, फिर डीप पर स्ट्राइक आया तो फिर से एक बार समझा देते क्या होता है डीप, क्या होता है स्ट्राइक। ये जो मिनरल है, मिनरल का बेड कुछ ऐसे गया है, ठीक है। ये क्या है, ये मिनरल का बेड है, ठीक। और मिनरल का बेड के ही पैरेलल आप चलाते हैं डीप। ये क्या है, ये आपका डीप है, ये डीप डायरेक्शन है। डीप डायरेक्शन जो होगा ना, उसी का एकदम 90 डिग्री, एकदम 90 डिग्री, ठीक है। 90 हो भी नहीं रहा, समझ जाइए यहाँ 90 डिग्री है। 90 डिग्री इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्राइक, इसको बोलेंगे डीप, इसको बोलेंगे स्ट्राइक। अब अपेरेंट डीप, ट्रू डीप क्या होता है ये भी बताने की जरूरत नहीं है। स्ट्राइक और डीप के बीच में जितना भी एंगल वाला लाइन बन जाएगा ये सब का सब अपेरेंट डीप कहलाएगा। ये सब क्या कहलाएगा, अपेरेंट डीप कहलाएगा। तो डीप क्या होता है, एकदम मिनरल का पैरेलल पे लाइन खींचेंगे तो डीप बन जाएगा। स्ट्राइक क्या होता है, जो डीप लाइन बनाए हैं आप एकदम लंबा, उसके 90 डिग्री पे जो लाइन बनेगा वो सब स्ट्राइक हो जाएगा। जनरली जो लेवल गैलरी चलाते हैं आप, वो स्ट्राइक के अलोंग चलाते हैं। लेवल गैलरी किसके अलोंग चलाते हैं, स्ट्राइक के अलोंग चलाते हैं। और जो डीप है वो तो आपका डीप के हिसाब से ही रहता है। जहाँ पे ग्रेडियंट ज़्यादा होता है, स्टीपी सिम होता है, वहाँ पे आप अपेरेंट डीप के अलोंग गैलरी सब चलाते हैं, डीप चलाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ कॉमन पॉइंट है जो आपको समझना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं आगे। तो हमने आपको टॉपिक क्या बताया था, डायरेक्शन ऑफ फेस, डायरेक्शन, ये सब समझने का चीज़, इसमें कुछ रटने वाला बात नहीं है, समझिएगा। डायरेक्शन ऑफ फेस आपका पता कैसे चलेगा, आप कौन सा मशीन चला रहे हैं, आप कौन सा लोडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ तो इस पे डिपेंड कर जाता है, ठीक है। इसके बाद आप हाइड्रोलिक स्टोइंग अगर कर रहे हैं, हाइड्रोलिक स्टोइंग अगर आप कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में स्टोइंग में आप क्या मिलाते हैं, बालू मिलाते हैं प्लस पानी मिलाते हैं। अब पानी अगर आप डाल रहे हैं तो पानी बहना भी तो चाहिए भाई, हाँ। पानी बहेगा तब ना स्टोइंग अच्छे से होगा। स्टोइंग में आप क्या करते हैं, पानी या बालू डालते हैं, थोड़ा ग्रेडियंट करके डालते हैं, ताकि मेरा जो आपका बैरिकेड है, बैरिकेड से पानी पार हो जाए और बालू रुक जाए, बालू के ऊपर में सपोर्ट पूरा ठहर जाए। कुछ ऐसा ही हाइड्रोलिक स्टोइंग में यहाँ भी करते हैं। तो यहाँ पे हमको पानी को ढलान रखने के लिए, पानी को बहने के लिए ढलान बना के रखना पड़ता है। पानी को बहने के लिए ढलान बना के रखना पड़ता है, ग्रेडियंट बना के रखना पड़ता है। वो ग्रेडियंट कितना होना चाहिए, 1/100 होना चाहिए, 1/100, ठीक है। बहुत कम डिग्री है ढलान, लेकिन पानी बहने के लिए इतना काफ़ी है, इनफ है, ठीक है। 1/100 डिग्री होना चाहिए, स्लाइटली ओरिएंटेड रखते हैं ड्रेनेज ऑफ स्टोइंग वाटर के लिए। तो इसका एक क्वेश्चन क्या बन जाता है, इन लॉन्ग वॉल एडवांसिंग
for hydraulic stowing the back wall is slightly gradient about 1/100। ये तो पॉइंट बन गया, तो क्वेश्चन छोड़, इसको पॉइंट बन गया ये। इन लॉन्ग वॉल एडवांसिंग फॉर हाइड्रोलिक स्टोइंग द बैक वॉल इज स्लाइटली ग्रेडियंट अबाउट 1/100। 1/100 डिग्री हम रास्ता को थोड़ा सा झुका देते हैं ताकि पानी जो है बह जाए। 1/100 अगर आंख से देखिएगा तो आपको लगेगा ये तो फ्लैट है यार, ये तो पूरा पूरी फ्लैट है, कहाँ झुका हुआ है। आप घर भी जो बनाते हैं तो घर में थोड़ी झुका के रखते हैं आप, लेकिन पानी डालते कोई कोना में तो बह के जाता है ना जी नली तरफ। हाँ, आप थोड़ी झुका के रखते, आपको देख के लगता है फ्लैट है, लेकिन पानी बहाने के बाद पता चलता है कि हाँ पानी नली की तरफ जा रहा है। तो ये समझ पाता है कौन? ये समझ पाता है जो सिविल इंजीनियर है वही। ठीक है, तो 1/100 लगभग आपको फ्लैट लगेगा, लेकिन होता है एक्चुअली पानी का ग्रेडियंट को दिखाने के लिए। तो ये डाटा एक याद कर लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फेस में, है ना। चलिए ओके, इसके बाद बोला गया है जब ग्रेडियंट ज्यादा हो जाए, ज्यादा मतलब 1/5 से ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, स्ट्राइक के अलोंग फेस चलाते हैं, फेस चलाते हैं। तो अभी आपको हमने 2 लाइन लिखा है, 2 लाइन को एक बार पढ़िएगा। पहले हमने आपको क्या बताया, अगर लॉन्ग वॉल एडवांसिंग कर रहे हैं, हाइड्रोलिक स्टोइंग आपको करना है, तो आप जो जगह टो है जहाँ पे आप पैक करना चाहते हैं, हाइड्रोलिक स्टोइंग करना चाहते हैं, उसको थोड़ा सा झुकाव कर रखते हैं 1/100 ग्रेडियंट तक। देखने में आपको लगेगा फ्लैट है, लेकिन थोड़ा झुका हुआ रहेगा। पानी डालिएगा तो पानी ड्रेनेज बन के मतलब आराम से नीचे बहेगा जहाँ आपको बहाना है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखा है, जब ग्रेडियंट ज़्यादा हो जाए यानी 1/5 से ज़्यादा ग्रेडियंट हो, तो उस कंडीशन में स्ट्राइक के अलोंग फेस चलाते हैं। ठीक है, फिर डीप के अलोंग फेस नहीं चलाएंगे, बल्कि स्ट्राइक के अलोंग हम फेस चलाएंगे। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। यही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन ऑफ फेस वाला टॉपिक से। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना नहीं है। ठीक है, चलिए, इससे ज़्यादा लिखा नहीं है किताब में, पढ़ोगे कैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक लॉन्ग वॉल और नॉन साइक्लिक लॉन्ग वॉल, इसको हम समझाना चाह रहे थे आपको। ठीक है, देख लेते हैं। इसके लिए कुछ फोटो का जरूरत तो नहीं है। ओके, ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अब बड़ा ही मजेदार टॉपिक, साइक्लिक लॉन्ग वॉल। कोई कोई लड़का हमको बोल रहा था सर आप किताब रखते हैं पढ़ाते टाइम, तो हमको पढ़ने से मतलब है कि हम किताब रखते हैं, उससे मतलब है यार। किताब इसलिए रखते हैं कि डाटा हमको याद नहीं रहता, हम थोड़ा सा कमज़ोर है दिमाग से, है ना। पता नहीं नौकरी चाकरी कैसे हो गया मेरा, लेकिन दिमाग से डाटा से कमज़ोर है। बाकी कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में आता है, हमको डाटा देखना पड़ता है। साइक्लिक लॉन्ग वॉल, नॉन साइक्लिक लॉन्ग वॉल, ये 2 तरीके हैं। ये क्या है इसको हम समझाते हैं। पहले आते हैं साइक्लिक पे, साइक्लिक लॉन्ग वॉल पे। तो जब हम चैप्टरवा स्टार्ट कर रहे थे लॉन्ग वॉल वाला, उस टाइम हम आपको क्या बोलते थे, एक तो लाइन बताए थे। क्या लाइन था भाई? लाइन ये था कि आप, जरूरी नहीं है कि लॉन्ग वॉल में सीयरर से कोयला काटिएगा, ये भी जरूरी नहीं है कि कॉल प्लग से कोयला काटिएगा। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है कि आप कोई कटर से कोयला काटिएगा। इसके अलावा आप ड्रिलिंग ब्लास्टिंग भी कर सकते हैं, आप ड्रिलिंग ब्लास्टिंग भी कर सकते हैं। इसको भी आप लॉन्ग वॉल में ही कंसिडर कीजिएगा। लॉन्ग वॉल का खाली मतलब इतना होता है कि 60 से 200 मीटर फेस का लंबाई होगा, और साइड साइड में क्या बना रहेगा, गेट रोडवे बना रहेगा, कुछ ऐसा उसका मैकेनिज्म रहेगा। बाकी बीच में आप मशीन से काटिए, कोल प्लग लगा के देखिए, कोल कटर से काटिए, ड्रिलिंग ब्लास्टिंग कीजिए, वो आपका अपना खर्चा के ऊपर, पॉकेट का पैसा के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं साइक्लिक लॉन्ग वॉल। तो जिस लॉन्ग वॉल मेथड में जो फेस है, फेस के बीच में कोई मशीन का उपयोग ना करके, बल्कि हमको कोल कटिंग मशीन का इस्तेमाल करना पड़े, कोल कटिंग का इस्तेमाल करना पड़े, ड्रिलिंग करना पड़े, इसके बाद ब्लास्टिंग करना पड़े। ठीक है, ब्लास्टिंग करने के बाद इसको लोडिंग करना पड़े, इस मेथड को आप कहते हैं साइक्लिक लॉन्ग वॉल। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साइक्लिक लॉन्ग वॉल। कोल कटिंग मतलब पूरा का पूरा फेस का कोयला नहीं काटेगा, बल्कि एक कट देगा, जैसे अंडर कट, जैसे साइड कट,
जैसे अपर कट, उसके बाद आप उसमें ड्रिल करेंगे और फिर ब्लास्ट करेंगे उसका, ठीक है। तो कोल शिफ्ट में सबसे पहले कोल कटिंग होगा, ड्रिलिंग होगा, फिर ब्लास्टिंग होगा, ब्लास्टिंग होने के बाद मटेरियल गिरेगा, फिर उसको लोड करेंगे, लोड करने के बाद फिर उसको हम सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट किससे करेंगे? सपोर्ट के लिए हमको पावर सपोर्ट का जरूरत नहीं है, पावर सपोर्ट का जरूरत नहीं है। क्या क्या का जरूरत है? प्रॉप लगा सकते हैं हम, कॉग लगा सकते हैं हम, स्टील बार लगा सकते हैं हम, ठीक है, चॉक्स लगा सकते हैं हम, ये सब में से किसी का भी उपयोग कर सकते हैं। पावर सपोर्ट हम कब लगाते हैं? जब मशीन कोयला काटता है, जब आगे मशीन कोयला काट रहा है, सीयरर कोयला काट रहा है, कटर कोयला काट रहा है, तब हम पावर सपोर्ट लगाएंगे। अगर उतना नहीं काट रहा है तो फिर हम प्रॉप, कॉग, स्टील, चॉक, बार कुछ भी लगा के हम सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लिक लॉन्ग वाल फिर से एक बार समझिएगा, साइक्लिक लॉन्ग वाल में हम कोई मशीनरी से कोयला नहीं काटते हैं, बल्कि हम उसको एक अंडर कट दे के ड्रिल करके ब्लास्ट करते हैं, फिर उसको लोड करते हैं। तो ये आपका साइक्लिक लॉन्ग वाल में आता है, ठीक है। साइक्लिक लॉन्ग वाल हम इसका नाम क्यों दिए हैं? क्योंकि इसमें ये साइकिल बार 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 रिपीट करता है। पहले कोल कटिंग करेंगे, फिर ड्रिलिंग करेंगे, फिर ब्लास्टिंग करेंगे, फिर लोडिंग करेंगे, फिर सपोर्ट करेंगे, फिर कोल कटिंग करेंगे, फिर ड्रिलिंग करेंगे, फिर ब्लास्टिंग करेंगे, फिर लोडिंग करेंगे, फिर सपोर्ट करेंगे, फिर कोल कटिंग करेंगे, फिर ड्रिलिंग। ये बार 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 होता रहेगा, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक लॉन्ग वाल, ठीक है। साइक्लिक लॉन्ग वाल, यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक आपका क्लियर है, ठीक है। चलिए अब आते हैं अलग नॉन साइक्लिक वाले में। अब आते हैं थोड़ा सा नॉन साइक्लिक वाले में, नॉन साइक्लिक लॉन्ग वाल में। देखो नॉन साइक्लिक लॉन्ग वाल में क्या है, आपका थोड़ा सा मैकेनाइजेशन ज़्यादा होगा। मैकेनाइजेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। मोर मैकेनाइजेशन होता है एज कम्पेयर टू साइक्लिक में। कैसे? इसमें आप लगाएंगे कन्वेयर बेल्ट, या फिर आप लगाएंगे इसमें हॉलेज। इसमें जो कोयला कटेगा, कोल कटेगा, ठीक है, कोल जो कट होगा वो या तो कोल कटर से होगा, या तो आपका सीयरर से होगा, जो सिंगल इंजेड इंडेड रेंजिंग ड्रम, डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम करके सीयरर आता है, उस सीयरर से काटेंगे। प्लग का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब तरीका का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कहते हैं नॉन साइक्लिक। इसलिए नॉन साइक्लिक कहते हैं क्योंकि ये कोयला काट रहा है, काट के एक फेज को कंप्लीट किया, मतलब मान के चलिए कि 60 से 200 मीटर, मान के चलिए कि 200 मीटर फेस का लंबाई है, ठीक है। तो क्या किया, ये कोयला इधर से काटना शुरू किया, काटते 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 कोयला गया यहाँ तक, काटते हुए फिर मशीन इधर से काटते 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 आगे आ गया। तो यहाँ पे साइकिल हो रहा है, कुछ कुछ और काम हो रहा है? नहीं, कुछ और काम नहीं हो रहा है। कोल कट रहा है, सपोर्ट आगे बढ़ रहा है, कोल कट रहा है, सपोर्ट आगे, तो इसको साइकिल नहीं कंप्लीट हो रहा है कोई भी चीज का, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक कहेंगे। खाली ये कोयला काट ही तो रहा है, और तो कुछ नहीं कर रहा है ना भाई, कोयला काट ही तो रहा है, कोयला कट रहा है, सपोर्ट ऑटोमेटिकली उसी के साथ फिक्स है, उसी के साथ आगे बढ़ रहा है। कोयला जो गिर रहा है उसी चेन में ट्रांसपोर्ट होकर आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई साइकिल तो रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है नॉन साइक्लिक। यानी कुल मिलाकर समझिए, जहाँ कोल कटर का इस्तेमाल हो, शेयरर को, प्लग का, कन्वेयर का, हॉलेज का, जो आप जानते हैं, जिसको आप देखे हैं, जिसके बारे में आप पढ़े हैं, वो आपका नॉन साइक्लिक टाइप का लॉन्ग वाल है। एक साइक्लिक टाइप का लॉन्ग वाल होता है जो आप नहीं पढ़े थे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक आध क्वेश्चन जो पूछा गया है पहले फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में, लेकिन हम आपको पढ़ाएंगे क्योंकि मेरा आदत है, जो किताब में हो आपको चटवाएंगे। पाइथन कन्वेयर क्या होता है? पाइथन कन्वेयर क्या होता है? बड़ा ही मजेदार चीज आपको लग रहा है देखने में, सुनने में, ठीक है, तो इसको समझेंगे। फेस में क्या होता है, एक चेन लगा होता है, ये चेन को जोड़ने के लिए आप कुछ कुछ चेन का इस्तेमाल करते हैं। मान के चलिए कि फेस चल रहा है 200 मीटर लंबा, तो 200 मीटर लंबा चेन तो नहीं है मेरे पास, तो हम क्या करेंगे, 20-20 मीटर चेन को लगाते जाएंगे, 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर ऐसा करके जोड़ते जाएंगे। तो एक कन्वेयर बन गया पूरा लंबा सा। अगर स्ट्रेट रहेगा तब तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फेस में हमको थोड़ा सा बेंड करना है, इसी कन्वेयर को हमको थोड़ा सा बेंड करना है, तो हमको समस्या आ जाता है स्ट्रेट वाला में। मान के चलिए कि गैलरी कुछ ऐसा हमको भेजना है उसको कोयला, और फिर आगे चल के ऐसे घूमना है, तो अब तो दिक्कत हो जाएगा ना यार। अब हम मान के चलिए कि 20 मीटर स्ट्रेट वाला का यूज़ कर रहे हैं, फिर 20 मीटर स्ट्रेट वाला का यूज़ कर रहे हैं, वो टर्न नहीं हो पा रहा, तो दिक्कत हो जा रहा है। तो टर्न होने लायक कन्वेयर का इस्तेमाल करेंगे हम, तो उस कन्वेयर का नाम है पाइथन कन्वेयर। क्या नाम है उसका? पाइथन कन्वेयर, ठीक है। यानी कि जब नॉन साइक्लिक मैनर में काम होता है, या हमको टर्निंग वर्निंग लेने के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है, स्ट्रेट लाइन नहीं रहता है, तो हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? पाइथन कन्वेयर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। whenever the path of
ट्रांसपोर्ट ऑफ कन्वेयर इज नॉट स्ट्रेट, अपना भाषा में लिख रहे हैं, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक पे और ग्रामर पे मत जाना। वेन एवर द पाथ ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ कन्वेयर इज नॉट स्ट्रेट देन पाइथन कन्वेयर विल बी यूज्ड, ये लाइन तो चाहें तो आप पॉज करके लिख सकते हैं, फिर से पढ़ दे रहे हैं आपके लिए। Whenever the path of transport of conveyor is not straight, then Python conveyor will be used. तो याद रखें, जब पाइथन कन्वेयर टर्निंग वर्निंग में दिक्कत होता है स्टेट चेन में, तो हम लोग पाइथन कन्वेयर का इस्तेमाल करते हैं। वो फ्लेक्सिबल होता है, वो जैसे आप घुमाइएगा घूम जाएगा, मुड़ जाएगा, जितना डिग्री में आप उसको घुमा सकते हैं घुमा सकते हैं। आप तिकोनिया चाहते हैं फेस कि ऐसे जाके अचानक से ऐसे घूम गया है, तो आपका जो पाइथन कन्वेयर है वो एकदम ऐसे जाके ऐसे घूम जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, इसीलिए पाइथन कन्वेयर का इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये लाइन आ गया था तो हम आपको चलिए बता दिए, ठीक है, ओके। पावर लोडर वाला कोल प्लंग है, जिसके बारे में हम अगला क्लास में आपको बताएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला क्लास में, चलिए अगला क्लास में वो ख़त्म हो जाएगा। अगला क्लास में लॉन्गवाल, हमको लगता है लॉन्गवाल में 2 क्लास और लगेगा, कल और 1 क्लास और, ठीक है। मतलब आज ही डाल देंगे वीडियो, डोंट वरी, आप डोंट वरी रहिए। आज ही मतलब 25 तारीख को ही हम कोशिश करेंगे लॉन्गवाल का पार्ट बाय पार्ट करके वीडियो डाल दें। पहला पार्ट भी हम डाल दे रहे हैं जो आप देख रहे हैं 12 बजे, दूसरा पार्ट भी हम कोशिश करेंगे आज तक डाल देने का, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।